कई बार मुझे कचरे में रुपया मिल जाता है। तुम यह क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा, जिसको मैं हर सुबह मिलता हूँ जब वह मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर में से सोना चुराया। साहिब ने अपना घर काफी समय पहले छोड़ा था। ढाका के हरे खेतों में स्थित उसका घर कोई दूर की याद नहीं था। उसकी उसे बताती है, बहुत से तूफान उनके खेतों को और घरों की बहा देते थे। यही कारण है कि वे उस जगह को छोड़ आए, वो सदर में सोना दुहने के लिए जहां वे अब रहते हैं। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, वह बड़बड़ाता है, दूर देखते हुए। स्कूल जाओ, मैंने चतुराई से कहा, तुरंत यह महसूस करते हुए कि मेरे शब्द कितने खाली लगे होंगे। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वे बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं, तो क्या तुम आओगे? मैंने पूछा, थोड़ा मजाक करते हुए। हाँ, उसने मुस्कराते हुए कहा। कुछ दिन बाद मैंने उसको मेरी तरफ भागते हुए आते देखा। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? एक स्कूल बनाने में काफी समय लगता है, मैंने कहा, एक ऐसा वादा करके परेशान जो मैं वास्तव में पूरा नहीं करना चाहत में, परंतु मेरे जैसे वादे उसके काले संसार में भरे पड़े हैं। इसको जानने के 2 महीने बाद मैंने उससे उसका नाम पूरा माहे आलम, उसने घोषणा की, का नहीं जानता कि इसका का मतलब है। यदि यो इसका मतलब जानता होता, जिसका मतलब है बमान का स्वामी, तो उसे इस पर विश्वास करने में काफी मुश्किल होती। इस बात से अनजान कि उसका नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है, वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है, जो एक नरों पैरों वाले बच्चों का मेला है, जो सुबह में पक्षियों की तरह लगते हैं, जो दोपहर गायब हो जाते हैं। मशीनों के बाद मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगा था। तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? मैंने एक से पूछा। मेरी माँ ने उनको टॉर्च से नहीं उतारा, उसने साधारणतया से उत्तर दिया। परी यो उतार भी देती तो ये उनको फेंक देता, एक दूसरे ने कहा, जो कि पहने हुए था, जो एक जैसे नहीं थे। जब मैंने इस पर टिप्पणी को, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पैर से दूसरे पर खड़ा हो गया। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरे सदके में कहा, जिसने कभी जूते न पहने थे अपने जीवन में। देश का भ्रमण करते हुए मैंने शहरों में गांव की सड़कों पर नंगी पैर मत बच्चों को देखा है। एक स्पष्टीकरण पर होता है कि यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना परंपरा के कारण है। मैं हैरान हुआ कि यह एक लगातार चलती गरीबी को उचित ठहराने का बहाना है। मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उडुपी के एक आदमी ने सुनाई थी। जब वह छोटा था तब एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था, जहां उसका पिता एक पुजारी था। वह मंदिर में एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करने के लिए थोड़ी देर रुकता था। 30 वर्ष बाद मैं उसके कस्बे में और उस मंदिर में गया, जिसे अब छोड़ा जा चुका था। पीछे के आंगन में, जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। एक छोटा लड़का फीके रंग की ड्रेस पहने हुए, जूते व जुराबे पहने हुए हौंफता हुआ आया और अपना बैग फोल्डिंग चारपाई पर फेंक दिया। बच्चे को देखते ही मुझे एक दूसरे लड़के द्वारा जूतों की जोड़ी के लिए देवी को गई प्रार्थना याद आई, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मुझे ये जूते कभी न खोने देना। देवी उसकी प्रार्थना को मान चुकी थी। नौजवान पौरनहव लड़के अब पुजारी के बेटे की तरह जूते पहनते थे, परंतु मेरे पड़ोस के कचरा बीनने वालों की तरह और भी हैं जो जूतों के बिना रहते हैं। नंगे पैरों वाले कागज बीनने वालों से मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले गई। यह दिल्ली के पास एक जगह है, लेकिन फिर भी इससे मीलों दूर है। जो यहाँ रहते हैं वे बिना अधिकार की भूमि पर रहने वाले लोग हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। उस समय सीमापुरी एक जंगल था। यह आज भी है, परंतु यह खाली नहीं है। मिट्टी के टिन और अलकतरा पोती हुई वाले ढांचों में, जहां सिवरेज नालियां और नल का पानी नहीं है। 10,000 खड्डा बीनने वाले रहते हैं।
वे यहाँ 30 वर्ष से भी अधिक समय से बिना किसी पहचान के, बिना आज्ञा के, परंतु राशन कार्ड के साथ रह रहे हैं, जिसके कारण इनका नाम वोटर लिस्ट में है और जिसके सहारे ये अनाज खरीद सकते हैं। जीने के लिए पहचान से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हो और बिना पेट के दुखते हुए सो जाएं, तो हम उन खेतों में, जिन्होंने हमें अनाज नहीं दिया, जाने को बजाय यहाँ रहता पसंद करेंगे। औरतों के एक समूह ने कहा जब मैंने उनसे पूछा कि वे अपनी हरे खेतों बाली और नदियों वाली भूमि क्या छोड़ी जहाँ भी उनको भोजन मिलता है, वे अपने टैन गाय लेते हैं जो उनके उठाक घर होते हैं। बच्चे उनमें बड़े होते हैं, जीवित रहने में साझीदार बनते हुए। और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा बीनना। सालों को बाद यह एक कला बन चुकी है। कचरा उनके लिए सोना है। यह उनके लिए रोज का खाना, उनके सिरों पर छत, चाहे यह टपकती छत ही क्यों न हो। परंतु एक बच्चे के लिए यह कुछ और भी है। मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है, एक 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहता है, चमकती हुई आंखों के साथ, जब आपको कचरे में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप उसमें और खोजे बिना नहीं रुकते और अधिक पाने की आशा से। यह प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब उसके माँ बाप से अलग होता है। बच्चों के लिए इसमें अजूबा छुपा होता है, बड़ों के लिए जीवित रहने का साधन होता है। एक सर्द सुबह को मैंने पड़ोस के एक क्लब के गेट के पास साहिब को खड़े हुए देखा, 2 जवान लोगों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए टेनिस खेलते हुए देखते हुए। मैं इस खेल को पसंद करता हूँ, वह गुनगुनाता है, बाड़ के पास खड़े हुए खेल को देखने में ही संतुष्ट। मैं अंदर चला जाता हूँ जब काई यहाँ नहीं होता। वह स्वीकार करता है। गेट कीपर मुझे झूला प्रयोग करने देता है। साहिब भी टेनिस के जूते पहनता है जो उसकी फीकी पड़ चुकी कमीज और निक्कर के साथ अजीब लगते हैं। किसी ने वे मुझे दिए थे, वह सफाई देने के लहजे में कहता है। यह तथ्य कि वे किसी धनवान बच्चे के छोड़े हुए जूते थे जिसने उन्हें पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें एक सुराग हो गया था, भी उसे परेशान नहीं करता। उस बच्चे के लिए जो नंगे पैर घूमता हो, सुराग वाले जूते भी उसका सपना साकार होने जैसा है। परंतु वह खेल जिसको वह इतने ध्यान देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर था। इस सुबह साहिब दूध के बूथ के रास्ते जा रहा था। उसके हाथ में एक स्टील का डिब्बा था। मैं अब रोड पर स्थित चाय की दुकान में काम करता है, वह कुछ दूर संकेत करते हुए कहता है। मुझे भोजन के साथ 800 रुपये मिलते हैं। क्या वह इस काम का पसंद करता है? मैं पूछता हूँ। उसका चेहरा मैं देखता हूँ, वो लापरवाही की अभिव्यक्ति खो चुका है। स्टील का डिब्बा उस प्लाई की थैली से भारी दिखता है जो वह पहले अपने कंधे पर लटकाए रखता था। वह बैग खुद का था। स्टील का डिब्बा चाय की दुकान वाले का है। साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश खुद का मालिक बनने की जिद करता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ हो? मैं पूछता हूँ। मैं कार चलाना सीखूंगा, वह उत्तर देता है, सीधा मेरी आंखों में देखता है। उसके सपने मृग तृष्णा की तरह गलियों की धूल में आझल हो गए हैं जो उसके शहर फिरोजाबाद को पूरी तरह भर देती है। फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में हर एक परिवार चूड़ियां बनाने के धंधे में लगा हुआ है। यह भारत के ग्लास उद्योग का केंद्र है जहां पर परिवारों ने भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, ग्लास को वेल्ड करते हुए, यहाँ की सभी औरतों की चूड़ियां बनाने में पीढ़ियां गुजार दी हैं। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उन जैसे बच्चों के लिए ऊंचे तापमान वाली भट्टियों में काम करना व गंदे, बिना हवा व पानी वाले कमरों में काम करना गैर कानूनी है। कि यदि यह कानून लागू कर दिया जाए, तो उस जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकता है जहां वे दिन के समय कठिन मेहनत करते हैं।
प्रायः अपनी आंखों की रोशनी खोते हुए। मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं जब वह अपनी इच्छा से मुझे उसके घर जाता है, जिसे वह गर्व से कहता है कि यह दोबारा बनाया जा रहा है। हम बदबू मारती हुई कचरे में भरी गलियों में से घरों के पास से गुजरे तो टूटती हुई दीवारों के खंडहर मात्र रह गए हैं। हिलते हुए दरवाजों के साथ न खिड़कियां हैं, जिनमें परिवारों और पशुओं की भीड़ साथ साथ अति प्राचीन अवस्था में रहते हैं। वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है और एक हिलते हुए लोहे दरवाजे पर अपने पैर से दस्तक देता है और इसको धकेल कर खोल देता है। हम एक अधूरी बनी झोपड़ी में दाखिल होते हैं। इसके एक हिस्से में, जो सूखी घास से ढका है, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है जिस पर पालक उलबते हुए एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। धरती पर बड़े एल्यूमिनियम के बर्तनों में और कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। एक पतली औरत सारे परिवार का भोजन बना रही है। धुएं से भरी आंखों के साथ वह मुस्कुराती एक है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में अधिक बड़ी नहीं है। वह एक बहू का सम्मान प्राप्त करने लगी है। घर की पुत्र वधू है जो पहले से ही 3 आदमियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसका पति, मुकेश और उनका पिता। जब बूढ़ा आदमी अंदर घुसता है तो वह भद्रता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट को अपने चेहरे से सटा लेती है। जैसा कि रिवाज है, पुत्रवधू को घर के बड़े आदमी के सामने घूंघट करना पड़ता है। इस मामले में बड़ा आदमी गरीब चूड़ी बनाने वाला है। सालों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, पहले एक टेलर के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वह एक नया घर बनाने में नाकामयाब रहा था। वह अपने 2 लड़कों को स्कूल नहीं भेज पाया था। जो कुछ वह कर पाया था वह था उन्हें वो सब सिखाना जो खुद उसको आता था, चूड़ियां बनाने की कला। यह उसका कर्म है, उसकी किस्मत है, मुकेश की दादी कहती है, जो अपने पति को कांच की चूड़ियों पर पॉलिश चढ़ाते हुए अंधा होते हुए देख चुकी है। क्या कभी भगवान की दी हुई लाइन तोड़ी जा सकती है? वह अर्थ प्रकट करती है। चूड़ियां बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने कुछ नहीं देखा था सिवाय चूड़ियां बनाने के घर में, यार्ड में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, फिरोजाबाद की हर गली में। चूड़ियों के घेरे चमकीली सुनहरी, धानी हरी, रॉयल ब्लू, गुलाबी, बैंगनी। हर एक रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बन सकता है बिखरे हुए आंगन में ढेर लगे हुए हैं। 4 पहियों वाली हाथ से धकेलने वाली गाड़ियों में ढेर लगे हुए हैं जिनको नौजवान झुकी झोपड़ी वाले शहर की तंग गलियों में धकेलते हैं और अंधेरी झोपड़ियों में जलते हुए तेल के लैंपों की कतार के पास लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन गलास की चूड़ियों को वेल्ड करते हुए बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बाहर रोशनी की अपेक्षा अंदर के अंधेरे से तालमेल रखती हैं। यही कारण है कि उनकी आंखें किशोरावस्था से पहले ही कमजोर हो जाती हैं। सविता, एक जवान लड़की बादामी गुलाबी रंग की ड्रेस में एक बूढ़ी औरत के पास बैठती है, कांच के टुकड़ों को जोड़ती हुई। जब उसके हाथ मशीन के चिमटों की तरह चलते हैं तो मैं हैरान होता हूँ कि क्या जिन चूड़ियों को बनाती है उनकी पवित्रता को जानता र यह भारतीय औरत के सुहाग की निशानी होती है, शादी में पवित्रता की। यह उसको तब पता चलेगा जब उसके सिर पर लाल होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल होंगे और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में सरकनी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उस बही की तरह जो कभी बनी थी। उसके हाथों में अब भी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह नाखुश आवाज में कहती है। उसने अपने जीवन में कभी भर पेट खाना भी नहीं खाया। यह है जो उसने कमाया। उसका पति, जो एक बूढ़ा आदमी है, उमड़ती हुई दाढ़ी वाला, कहता है, मैं चूड़िया के अलावा कुछ नहीं जानता। जो कुछ मैंने किया है वह है अपने परिवार के लिए घर बनाना। उसको सुनकर हैरानी होती है कि क्या उसने वो प्राप्त कर लिया जो अन्य लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते। उसके सिर पर छत है,
चूड़ियां बनाने के धंधे को जारी रखने के अलावा किसी भी चीज के लिए पैसा न होने की चिल्लाहट हर घर में गूंजती है, खाना खाने के लिए भी नहीं। नौजवान भी बड़ों की तरह दुख व्यक्त करते हैं। यह प्रतीत होता है कि समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ नहीं बदला। सालों की दिमाग को सूना बना देने वाली कठिन मेहनत ने सभी पहलों को और स्वप्न शक्ति को खत्म कर दिया है। आप अपने आप को इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते? मैं एक नौजवान के एक समूह से पूछता हूँ जो बिचौलियों के कभी न निकलने वाले चंगुल में फंस गए हैं, जिनके चंगुल में उनके पिता और पूर्वज फंसे थे। यदि हम संगठित हो भी जाते हैं तो पुलिस हमें ही घसीटती है, पीटती है और जेल में धकेलती है कुछ गलत करने के जुर्म में। वे कहते हैं उनका कोई नेता नहीं है, कोई नहीं जो उनकी कुछ अलग तरह से देखने में सहायता करें। उनके पिता भी इतने थके हुए हैं जितने कि वे खुद है। वे न खत्म होते हुए एक चक्कर में बातें करते हैं जो उनकी गरीबी से उनकी दयनीयता, लालच और अन्याय तक चलता रहता है। उनको सुनकर मैं दो अलग अलग संसारों को देखता हूँ। एक है उन परिवारों को जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, उस जाति के धब्बे के नीचे दबे हैं जिसमें वे पैदा हुए हैं। दूसरा संसार साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, अफसरों और राजनीतिज्ञों के चंगुल का है। उन्होंने एक साथ मिलकर सारा भार बच्चे पर डाल दिया है जो उसे उतार नहीं सकता। इससे पहले कि वो इसके बारे में जागरूक हो, वह इसको अपने पिता की तरह स्वीकार कर लेता है। कुछ भी करने का मतलब होता है साहस करना, और साहस करना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जब मैंने मुकेश में एक चमक देखी तो मैं खुश हुई। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वही दोहराता है। वह एक गैराज जाएगा और सीखेगा, परंतु गैराज उसके घर से काफी दूर है। मैं चलकर जाऊंगा, वह जिद 11 करता है। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी लेते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। नहीं, वह कहता है, धरती की तरफ ताकता हुआ। उसकी छो आवाज में एक निराशा है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। वह कारों के सपनों से ही संतुष्ट है जो वह अपने शहर में दौड़ती हुई देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज उड़ते हैं।